नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। स्वागत है आप सबका। आज बड़ा ही विशेष और एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है, जिसके ऊपर आज चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं। मुद्दा है क्रांति, रेवोल्यूशन। एक ऐसा शब्द जो अपने आप में परिपूर्ण है, एक ऐसा शब्द जो युवाओं के दिलों की धड़कन को तरंगित करता है। युवाओं के होठों के ऊपर सबसे अच्छा शब्द यदि कोई सुसज्जित जो हो सकता है, वो मेरे हिसाब से क्रांति ही हो सकता है। परंतु अपने आप में ये जानना बड़ा अनिवार्य और बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि क्रांति को आप किस रूप में देखते हैं। क्रांति से आपका आशय खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष है? क्रांति से आपका आशय बम या पिस्तौल से है, या क्रांति से आपका आशय कुछ और है? अब बात जब क्रांति की कर रहे हैं तो एक ऐसे क्रांति पुरुष से जानेंगे, उनके मन मस्तिष्क की उपज ये जो शब्द था। हालांकि क्रांति शब्द बहुत पुराना है और अनेकों अनेकों देशों में जो है क्रांति हुई, चाहे वो चीन की क्रांति रही हो, रूस की क्रांति रही हो, और अन्य भी जो है कई देशों में बहुत बड़ी बड़ी उथल पुथल जो हुई और एक नई संरचना का जो विकास जहाँ हुआ, उसको क्रांति का नाम दिया गया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेशन अदालत के अंदर जब 2 बम फेंके गए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नौजवानों के द्वारा, शहीद आजम भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त, जब बम वो फेंके गए और बम फेंकने के बाद में एक बहुत बड़ा विवाद जब छिड़ गया, विशेष करके एक विशेष समुदाय और उन क्रांतिकारियों के मध्य, अनेक लोगों ने उन लोगों को जो है बुज़दिल और कायर कहा। अनेक लोगों ने उनको ये कहा कि ये तो आज़ादी की राह में रोड़े अटकाने वाले कुछ भटके हुए नौजवान हैं। परंतु जो गगनभेदी नारे उन नौजवानों ने लगाए, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन और डाउन विद इम्पेरियलिज्म, के क्रांति अमर हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, तो उस बात के ऊपर निरंतर बहस छिड़ी कि आखिरकार इन नारों से इन नौजवानों का तात्पर्य क्या है। और जो प्रमुख जो सेशन अदालत थी, उस अदालत में भी जो है शहीद आजम भगत सिंह जी से और उनके साथियों से इस बात को पूछा गया कि क्रांति इनकलाब जिंदाबाद और क्रांति अमर का जो नारा आप लोग लगाते हैं, उससे आपका आशय क्या है, क्रांति से आपका तात्पर्य क्या है। अब उसी चीज़ को शहीद आजम भगत सिंह जी ने जेल की उस कोठरी के अंदर बैठ कर के लिखा, और बड़ा ही जो है वो बहुत विशेष और बड़ा महत्वपूर्ण है, और इतना सुंदर तरीके से क्रांति की व्याख्या उसमें की गई है जो अपने आप में बड़ी विशेष है। शहीद आजम भगत सिंह जी लिखते हैं, क्रांति से हमारा आशय खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष नहीं है। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालातों को ध्वंस करने के बाद समाज के व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित होती है। भगत सिंह ने क्रांति को जनता के हक में व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखा। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में वहाँ की जनता द्वारा अपनाया गया लीवी द रिवोल्यूशियो का उद्घोष तब से सारी दुनिया के क्रांतिकारियों को उत्साहित करता आया है। इसी की तर्ज पर देश को इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की ललकार भी लगाई। क्रांति यानी व्यवस्था परिवर्तन से भगत सिंह का क्या अर्थ रहा, यह जानने के लिए इन 2 नारों से साक्षात्कार जरूरी है। ऐसे स्वीकृत नारे एक ऐसे अर्थ के द्योतक हैं जो एक सीमा तक उनमें पैदा तथा एक सीमा तक उनमें निहित है। क्रांति इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं, लेकिन केवल मात्र इसी के चलते बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। क्रांति से हमारा आशय परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा से है। लोग साधारणतः जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक के रह जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से कांपने लगते हैं। यह एक अकर्मण्यता की भावना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, अकर्मण्यता का वातावरण निर्मित हो जाता है और रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। ये परिस्थितियां मानव समाज की प्रगति में बाधा डालने के लिए संगठित हो जाती हैं। ऐसे में आवश्यक है एक पुरानी व्यवस्था सदैव नए रहे और वह एक नई व्यवस्था के लिए सत्ता रिक्त करती रहे, जिससे कि एक आदर्श समाज व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके। यह है हमारा अभिप्राय, जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद महज विदेशी शासकों को देश से भगाना नहीं होता। गदर पार्टी के क्रांतिकारी रहे लाला रामशरण दास की किताब ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह लिखते हैं, एक गदर पार्टी को छोड़कर जिसने अमेरिकी डंकी सरकार से प्रेरित होकर यह स्पष्ट कहा था
कि वह भारत की मौजूदा सरकार को हटाकर उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक प्रकार की पार्टी की स्थापना करना चाहती है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मुझे देश के अंदर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं मिली जिससे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो सके कि वह किस बात के हित के लिए वह लड़ रही है। अन्य सभी पार्टियों में जो लोग थे वो मैं जितना जानते थे कि उन्हें विदेशी शासकों से लड़ना है। ये विचार अपने आप में सराहनीय है, लेकिन हम इसे क्रांतिकारी विचारधारा नहीं कह सकते। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्रांति से हमारा आशय खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष नहीं। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालात को पूरी तरह ध्वंस करने के बाद समाज के एक व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित होती है। जेल की सिंखचों में कैद भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा नामक एक दस्तावेज तैयार किया। इसमें भगत सिंह जी लिखते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में क्रांति से हमारा एक ही आशय है, जनता के लिए जनता की राजनीतिक शक्ति हासिल करना। वास्तव में यही क्रांति है। बाकी सभी विद्रोह तो मालिकों के परिवर्तन द्वारा पूंजीवादी छड़ांग को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी हद तक लोगों से या उनके उद्देश्यों से जताई हमदर्दी जनता से वास्तविकता नहीं छिपा सकती। लोग छल को पहचानते हैं। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम करना कुछ चाहते नहीं। भारत में फैले साम्राज्यवादियों और उनके मददगारों को हटाकर, जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार है, आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह जो सदैव एक दूसरे का स्थान लेने के लिए तत्पर या उद्यत रहती हैं। अब भगत सिंह के अंश का जो दूसरा पहलू, उस पर नजर डालते हैं, वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब यहाँ भगत सिंह जी लिखते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद से हमारा तात्पर्य केवल मात्र ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व को मिटाना नहीं, अपितु उन तमाम परिस्थितियों की समाप्ति है जो गैर बराबरी को पैदा करती हैं, जो शोषण को संभव करती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्पादक या श्रमिक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व होते हुए भी शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक और पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाने वाला कृषक परिवार आज अपने पूरे परिवार के सहित भूख के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार भवन निर्माण, लोहारीगिरी और बढ़ईगिरी के कामों में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण करके भी गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश हैं और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ समाज पर घुन की तरह जीने वाला पूंजीपति और शोषक समाज अपनी भयंकर सनक को पूरी करने के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहा है। समाज में फैली विषमताएं और विकास के अवसरों की कृत्रिम असमानताएं मानव समाज को आज अराजकता की तरफ ले जा रही है। वर्तमान समाज व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई आनंद मना रही है। शोषकों के बोध बच्चों की भांति हम एक भयंकर दरार के मुख पर बैठे हैं और सभ्यता का यह प्रसाद यदि समय रहते संभाला न गया तो शीघ्र ही चरमरा करके बैठ जाएगा। इसलिए देश को एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जो लोग इस बात के महत्व को समझते हैं उनका कर्तव्य बनता कि वो समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हुए समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को, जो कि साम्राज्यवाद के नाम से विख्यात है, जब तक इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक पूरी मानवता को उसके क्लेशों से छुटकारा मिलना असंभव है और तब तक समस्त विश्व के नेताओं के द्वारा विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करना और विकास की बातें करना महज ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। 20 मार्च 1931 पंजाब के गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में बहादुराना अपील करते हुए इन युद्धबंदियों ने लिखा, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, युद्ध छिड़ा हुआ है और ये युद्ध जब तक जारी रहेगा जब तक शक्तिशाली लोगों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है। चाहे ऐसे लोग अंग्रेज हों, दूसरे अंग्रेज हों या सर्वदा वो लोग भारतीय ही क्यों ना हों, उन सब लोगों ने आपस में मिलकर के एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध भारतीयों के द्वारा ही निर्धनों का खून क्यों ना चूसा जा रहा हो, तो भी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार भारतीय समाज के मुखियों पर असर डालने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं देते अथवा समझौते कर ले, इससे स्थिति बदल नहीं जाती, इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी रहे विजय कुमार सिन्हा के शब्दों में 1905 से लेकर के असेंबली बम कांड तक वंदे मातरम इस देश का प्रिय राष्ट्रीय नारा था। परंतु भगत सिंह के इस नारे इनकलाब जिंदाबाद ने पूरी भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट कर लिया,
क्योंकि इसमें बिना समझौते किए लगातार लड़ते रहने का दृढ़ संकल्प और दरिद्रता और कष्ट को दूर करने की एक नवीन आशा समुचित व्यक्त होती थी। भारतीय जनता ने इस नारे को बड़ी शिद्दत से स्वीकारा। पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट अपील में स्वयं भगत सिंह जी लिखते हैं कि बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति की यही प्रक्रिया हमें क्रांति के उद्देश्यों तक ले जाती है। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। मानव रक्त बहाने की व्यवस्था पर हम दुखी हैं, लेकिन क्रांति के द्वारा सबको समान न्याय दिलाने और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों के बलिदान का होना अनिवार्य है। और अब अंततः भगत सिंह के बहाने हम अपनी बात करते हैं। यदि आज के अपने समाज पर नजर डाली जाए तो गैर बराबरी तीन तीखे रूपों में हमारे जीवन को आतंकित किए हुए है। स्त्री और मर्द के बीच का भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर आक्रामकता और अमीर और गरीब के बीच की खाई, बराबरी की नी मंजिलों को पाना इनकलाब जिंदाबाद हुआ। ठीक वैसे ही मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण की तीन सर्वाधिक जानलेवा प्रचलित प्रणालियां हैं: सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, मुनाफाखोर बाजार और राष्ट्रवादी युद्ध। इन्हें अपने देश, समाज और पूरी दुनिया से बाहर निकालना साम्राज्यवाद मुर्दाबाद हुआ। यदि आप चाहें तो इस कवायद में निश्चित रूप से हर रोज अपनी भूमिका अदा करके इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। तो साथियों, ये क्रांति की अवधारणा और एक इतिहास पुरुष के वो विचार जो हमने आपके समक्ष रखे, ये अपने आप में जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। राष्ट्र को आवश्यकता थी ऐसे युवाओं की जो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम न करके राष्ट्रहित में सोचें। और ऐसे ही कुछ नौजवान शहीद आजम भगत सिंह जी क्रांतिकारियों की उस भट्टी से निकले, अपने निजी स्वार्थ को पीछे रख करके राष्ट्रव्यापी जो यज्ञ चल रहा था स्वतंत्रता का, उसमें अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, एकदम नमम कह करके मैं कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उसको मैं अर्पित कर रहा हूँ। और वर्तमान में भी यदि परिस्थितियां देखी जाए तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी देश के अंदर आज जो है चहुं और भूखमरी है, अन्याय है, अभाव है, अत्याचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, नारी उत्पीड़न है, शोषण है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं। और विशेष करके एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण जो उस समय भी तर्कसंगत था, वो आज भी उससे भी ज़्यादा तर्कसंगत है। आज भी अपने समाज पर जहाँ तहाँ आपकी दृष्टि जाएगी, वहाँ शोषण के अनेक रूप आपके सामने उजागर हो जाएंगे, आपके समक्ष आएंगे। तो कहने का मेरा भाव यही है कि जिस दिन हम उन नौजवानों से, हमारे उन शहीदों से, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के समाज के हर तमगे में जाकर के कार्यरत हो जाएंगे, उस दिन चहुं ओर से आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी। और वो आवाज़ क्या होगी? वो आवाज़ होगी कि भगत सिंह के खून का असर देख लेना, भगत सिंह के खून का असर देख लेना और मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आप सबको नमस्ते। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।